हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की अगली कक्षा देखते हैं। टॉपिक दीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। संविधान की अगली कक्षा है हमारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या क्या है अभी देखेंगे। पहले इनके सामान्य परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो प्रावधान, संविधान पे कहाँ इसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 क में, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में। ठीक है, ये आपका भाग 4 का और अनुच्छेद है 51 का। कल हम देखे थे कि आपके भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य को आपके भाग 4 क में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। कहां से लिया गया है? स्रोत देखते हैं इसके। तो स्रोत है इसका रूस के संविधान से लिया गया है आपके मौलिक कर्तव्य को। याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य आपका जापान, रूस और भारत, केवल 3 ही ऐसे देश हैं जहां पर मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी। कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यह गठित हुआ था 1975 में। इन्हीं की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। समझिए 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। उस समय आपका केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, जिसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। यह दायित्व है आप सभी का कि आप 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं आप उनको शिक्षा प्रोवाइड कीजिए। तो आइए देखते हैं आपके 11 कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर। इसके अलावा हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी सम्मिलित करेंगे, जो आपका मेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्रोत देख लिए, रूस से है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में जोड़ा गया है। मूल संविधान में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। 11वां संविधान मूल संविधान में नहीं था ना, 10वां संविधान 10 जब पहला संविधान संशोधन हुआ था उस समय जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद 86 ये संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो देखिए ये आपका बेसिक था, सामान्य परिचय। चलिए राज्य का क्या दायित्व बनता है, आइए देखते हैं कौन कौन से आपके मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बारे में देखेंगे कि आखिर जो भारत के नागरिक हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उन सभी का क्या दायित्व है, इनके बारे में देखते हैं। तो पहले आप सामान्य परिचय के नीचे
एक एक लाइन में लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। सीक्वेंस भी अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको सीक्वेंस दे दिया रहता है और आपको क्रम के अनुसार लिखना रहता है कि कौन सा पहला आएगा, कौन सा दूसरा आएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला है, भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का यह दायित्व बनता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 3 चीज है जी। सबसे पहले है संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इसमें और क्या है, आदर्श संस्थाओं को। भारत के जितने भी नागरिक हैं सबका यह कर्तव्य बनता है कि हमारा भारत का संविधान है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, इसके सामने आप सभी को आदर प्रस्तुत करना चाहिए और मानना चाहिए। जिस तरह से आप राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है, इसके समक्ष खड़े होकर जिस तरह से जन गण मन का प्रयोग किया जाता है तो आप सभी खड़े होते हैं। सिनेमा हॉल में भी आप देखे होंगे, सभी में देशभक्ति जगाने के लिए, आपको सम्मान सिखाने के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला हुआ आपका संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, आदर करें। यह आपका भारत के सभी नागरिकों का पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका अनुपालन करें। एक बार पढ़ता हूं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका अनुपालन करें। यह आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि जिस तरह से हमारा भारत आजाद हुआ है, कैसे स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, इसको हम भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। जो जो शहीद हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जो भी अपने प्राण का न्योछावर किए हैं, उन सभी को आप प्रेरित मानते हुए, अपने आदर्श मानते हुए उनका सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले और उच्च आदर्शों को संजोए रखें एवं उनका अनुपालन करें। ठीक है, यह आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत के सभी नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि जो भारत की एकता और अखंडता की बात हमेशा से की जा रही है, उसमें सभी का यह दायित्व बनता है कि कभी भी आप भारत की एकता और अखंडता को खंडन करने वाले काम नहीं करेंगे, इसके अलावा वक्तव्य नहीं करेंगे। यह आपका तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और उनका आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जिस तरह से हमारे जो सैनिक हैं, सेना में जवान बॉर्डर में कार्यरत हैं, वे जिस तरह से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं से हमारा बचाव कर रहे हैं, आए दिन आतंकवादी है, घुसपैठी है होते हैं, उनका सामना हमारे सेना के द्वारा किया जाता है। देश की रक्षा के लिए सबसे पहले हमारे सेना ही रहते हैं। मान लीजिए देश की रक्षा के लिए हमें अगर आह्वान किया जाता है, यदि आम लोगों को बुलाया जाता है, कभी युद्ध की नौबत आती है, तो आपका यह मौलिक कर्तव्य बनता है कि सरकार आपको अगर बुला रही है
तो आप देश की रक्षा के लिए तत्पर रूप से आगे आए। यह आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर तत्पर रूप से आप राष्ट्र की सेवा करें। यह आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा क्या है? भारत के नागरिकों में समरसता एवं भाईचारे की भावना का प्रसार करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश इन सभी आधारित भेदभाव से परे हो तथा ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जो हम मौलिक कर्तव्य में पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम मूल अधिकार में भी पढ़े हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप धर्म, भाषा, बोली, जाति इसके आधार पर विभेद नहीं करेंगे। सभी को समान स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य में भी आपका यही दायित्व बनता है कि आप ऐसे वक्तव्य नहीं करेंगे एवं ऐसे अनैतिक कार्य भी नहीं करेंगे जो स्त्रियों की जो सम्मान है उस पर ठेस पहुंचाए। भारत के नागरिकों में समरसता और भाईचारे, इसको हमेशा याद रखेंगे, भाईचारे बनाकर ही चलनी है। भावना का प्रसार करें और जो धर्म, भाषा और प्रदेश आधारित भेदभाव से परे हो तथा ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, इसमें आपको पुरुष के सम्मान अधिकार देने की बात कही गई है। जो कुप्रथाएं चलती रहती हैं, बाल विवाह है, जो पहले चल रहा था सती प्रथा है, इन सभी का त्याग करने की बात की गई है। ठीक है, देखिए छठवां क्या है? भारत की मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यह आपका छठवां मौलिक कर्तव्य है कि भारत को पहले से जो मिली है, जो पहले से संस्कृति मिली है, उसको आप गौरवशाली परंपरा जो मिली है उसके महत्व को पहले आप समझिए कि कैसे आपको यह संस्कृति मिली है, उसके बाद आप उसका परिरक्षण करें। यह आपका छठवां मौलिक कर्तव्य है। सातवां क्या है? पर्यावरण अर्थात वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जिस तरह से वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, चौड़ीकरण, सड़क की चौड़ीकरण के आधार पर भी जिस तरह से वनों की कटाई की जाती है, इस पर रोक लगाइए। अभी कुछ जगह देखेंगे अभी भी वन्य जीव का शिकार किया जाता है, आप उस पर रोक लगाइए। जंगल बचाइए ताकि वन्य जीव वहां निवास कर सके। आज आप देखेंगे जो जंगली जीव हैं, जो जंगल में निवास करते हैं, आपको आए दिन मुख्य मार्ग में देखने को मिल जाएगा, गांव में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वनों की अंधाधुंध कटाई कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें रहने के लिए सही तरीके से स्थान नहीं मिल पा रहे, जिससे वे मार्ग से भटक जा रहे हैं और कहीं भी आवागमन प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी का भी दायित्व बनता है कि वन्य जीव को ठीक है आप संरक्षण कीजिए, उससे पहले आप वनों की कटाई पर रोक लगाइए। यह आपका सातवां है, पर्यावरण अर्थात वन्य, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें। तो नदी का कैसे करेंगे? जिस तरह से आप प्रदूषित करते हैं उस पर रोक लगाइए। जैसे आप गांव में पत्थर वत्थर फेंकते हैं उस पर उस तरह से मत कीजिए, यह आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और प्राणी मात्र के प्रति दया की भाव से आशय है कि जिस तरह से गली में कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं, गाय ऐसी आवारा घूमते रहते हैं, तो उन पर आप ज्यादा मारिए मत, ये आपका दया भाव है। ठीक है, सातवां हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। आठवां देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यह हुआ आपका 8वां मौलिक कर्तव्य कि आपकी जो सोच है अगर वैज्ञानिक तौर पर है तो आप शोध संस्थान में आइए और देश को प्रगति एवं विकसित बनाइए। 9वां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो भी आपके सार्वजनिक है, जैसे आप ग्रामीण अंचल से रहते हैं चाहे शहरी अंचल में भी बिलोंग करते रहें, सरकारी संपत्ति से आशय है जिन पर सरकार का पूर्णतः रूप से अधिकार रहता है। तो हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं। आप सभी का यह दायित्व बनता है कि स्कूल को अच्छे से रखिए। आप पढ़ के निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले बच्चे भी वहीं अध्ययन करेंगे, तो इस पर आप किसी भी तरह से तोड़ फोड़ मत कीजिए। जैसे बहुत से लोगों का टारगेट रहता है हम 12th से निकलेंगे तो इसको तोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे। आप अक्सर देखेंगे जो खिड़की दरवाजा है, टेबल है, चेयर है, पंखा है, इनमें अक्सर रूप से जो 12th पास आउट होने वाले रहते हैं वे सभी तोड़ फोड़ करके ही जाते हैं। तो इस तरह से आप मत कीजिए। यह आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत दर्शाता है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको आप सुरक्षित रखिए ताकि आने वाली पीढ़ी है वो उनका प्रयोग कर सके। ये आपका 9वां मौलिक कर्तव्य है। 10वां क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छूने। जिस तरह से समय समय पर कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहता है तो सभी पार्टिसिपेट कीजिए और देश को आप विकसित बनाइए। ये आपका 10वां है कि भारत के सभी नागरिकों को अगर कहीं कुछ कंपटीशन होता है जिसमें देश का विकास होना है और आपका भी सर्वांगीण विकास होना है तो आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और देश को विकसित बनाइए। ये आपका 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य आप लिखिए। 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कीजिए, निःशुल्क शिक्षा दीजिए। लिखिए 11वां मौलिक कर्तव्य है आपके कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी आयु वर्ग के बच्चे हैं आप उसे निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरह से हम सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में देखे हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, फिर 36 से 51 तक डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखे हैं और आज मौलिक कर्तव्य हुआ अनुच्छेद 51 क के बारे में। तो आइए इसके अंतर के बारे में देखते हैं। तो अगला टॉपिक दीजिए आप, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं डीपीएसपी में अंतर। यह आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप स्वयं भी लिख सकते थे, फिर भी बता देता हूं कैसे लिखना है, ठीक है। तो टॉपिक दे दीजिए आप छोटा सा, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, इस पर अंतर। वही है जो अभी तक आप पढ़े हैं उसके बारे में ही देखेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए पहले, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में अंतर। तो पहला बिंदु लिखिए स्रोत, आखिर कहां से लिया गया है। दूसरा बिंदु लिखिए प्रावधान, कहां पर संविधान में इसका उल्लेख है। तीसरा लिखिए सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं या यहां आप शरण ले सकते हैं या नहीं।
चौथा लिखिए उद्देश्य, ये इधर आप बिंदु लिख लीजिए, दूसरे में आप लिखिए मौलिक अधिकार, तीसरे में डीपीएसपी, और ये चौथा आपका मौलिक कर्तव्य। उद्देश्य के नीचे लिखिए मान्यता, आखिर मान्यता आपको कानूनी रूप से मिली है कि राजनीतिक रूप से है। पांचवा लिखिए महत्व, आखिर सरकार का महत्व किस तरह से है, अभी देखेंगे। तो 5 बिंदु पर देखते हैं, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं जो आपको आता है। ये 5 महत्वपूर्ण है, कभी आपको इसको छोड़ना नहीं है, और याद भी नहीं है तो अभी आप लिख सकते हैं। मौलिक अधिकार, ये आपका अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, और वहीं आपका मौलिक कर्तव्य अभी कुछ देर पहले देखे हैं कि रूस के संविधान से प्रेरित है। यह आपका पहला अंतर। दूसरा, मूल अधिकार आपके भाग 3 में प्रावधान है, डीपीएसपी भाग 4 में प्रावधान है, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में प्रावधान है। अनुच्छेद लिखना चाहें तो भी लिख सकते थे, 12 से लेकर 35, 36 से लेकर 51, और ये आपका 51 का। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, किसी भी प्रकार की छेड़छानी होती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐच्छिक हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य तो आपके देश के विकास के लिए है कि आपका दायित्व तो बनता है कि आप 11 मौलिक कर्तव्य को फॉलो करेंगे। अगला है उद्देश्य, आखिर मूल अधिकार को, डीपीएसपी को या मौलिक कर्तव्य को संविधान में रखने का उद्देश्य क्या है। तो चौथा बिंदु है उद्देश्य। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यह आपका मौलिक अधिकार का उद्देश्य है, ताकि आप में सर्वांगीण विकास हो, इसलिए संविधान में रखा गया है। डीपीएसपी में ऐच्छिक है, ताकि आप समाज में कुछ परिवर्तन ला सकें, इसलिए डीपीएसपी को संविधान में रखा गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य से समाज विकसित हो और सही तरीके से आप उस कर्तव्य का निर्वहन कर पाए, ये आपका मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है कि देश को आप ज्यादा से ज्यादा विकसित बनाएं। मान्यता देखिए, तो मूल अधिकार आपकी कानूनी रूप से मान्यता देती है कि आपको कहीं भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो यह आपका कानूनी रूप से मान्यता है। आयरलैंड राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि राज्य का दायित्व बनता है कि वे डीपीएसपी को अपने राज्य में लागू कराएंगे। जबकि मौलिक कर्तव्य आपके कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ताकि समाज में सही तरीके से सर्वांगीण रूप से विकास होता रहे, जिसमें आपको संपत्ति की रक्षा की भी बात की गई है सर्वांगीण, इसके अलावा स्त्रियों के सम्मान की भी बात की गई है। तो अगर आप चाहें तो यह सामाजिक आपका मान्यता हो सकता है। महत्व, तो सरकार का महत्व सरकार का महत्व आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य की अपेक्षा में कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि मूल अधिकार आपके जितने भी मिले हुए हैं, इसके खिलाफ संसद कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है, तो सरकार का जो महत्व है वह कम है मूल अधिकार की तुलना में। वहीं आयरलैंड में आप ये वाला दो देखेंगे डीपीएसपी, इसमें सरकार का महत्व ज्यादा है क्योंकि यह एक तरह से ऐच्छिक है, जबकि आपके मौलिक कर्तव्य की बात करें महत्व की, तो यह सीधे रूप से आपके देश के विकास की बात करती है। तो ये आपके प्रमुख अंतर हुए मूल अधिकार, डीपीएसपी, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में। तो इस तरह से आपके भाग 4 कंप्लीट होते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक आने वाला है आपका भाग 5। इसमें पर्टिकुलर हम किसी एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री उस समय थे, अभी नहीं है। संसद के बारे में बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा। इस तरह से एक सीक्वेंस के तहत जब हम केंद्र का पढ़ लेंगे फिर राज्य में प्रवेश करेंगे, उसके बाद शेष टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल भाग 5 को लेकर। आज के लिए धन्यवाद।